हमारे रिसोर्स पर्सन अब जुड़ रहे हैं। ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. सबको बहुत बहुत नमस्कार। आज का सुप्रभात। हम अभी लाइव हैं आपके साथ विश्वविद्यालय संगीत एवं नाट्य विभाग एवं ललित कला संकाय ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा की ओर से 5 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला जो शोध छात्रों के लिए आयोजित है। इस कार्यशाला में आज हम सभी दूसरे दिन उपस्थित हैं। कल भी आपने प्रोफेसर सुधा सहगल जी से बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर उनका व्याख्यान सुना। उन्होंने जो मार्गदर्शन दिया, आप उससे रूबरू हुए। इस पर उन्होंने प्रकाश डाला था कि आप तुलनात्मक शोध करें तो कैसे करें, किन चीजों का ध्यान रखें, उसकी व्यापकता को कैसे आप बरकरार रखें और ये शोध उद्देश्य पूर्ण हो, मूल्य आधारित हो और इसकी विशेषता ऐसी हो कि जब आप शोध प्रबंध जमा करें, जब आप डिग्री प्राप्त करें, उसके बाद उस शोध को लेकर आगे कोई अगला शोधार्थी नए आयाम को लेकर आगे। 5 दिवसीय इस राष्ट्रीय कार्यशाला का यही उद्देश्य है कि जितने भी शोधार्थी यहाँ जुड़ रहे हैं, बहुत शोधार्थी अभी 94 में यहाँ देख रही हूँ। यूट्यूब के लिंक पे कल मैंने देखा था 183 बच्चे जुड़े थे। बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे शोध छात्र, हमारे छात्र इतने जागरूक हैं और बहुत सारी जगहों से बहुत शिक्षक जुड़े थे जिन्हें शोध के प्रति रुचि है। अभी मैं देख रही थी हमारे बीच प्रोफेसर मुकेश गर्ग जी जुड़े हैं। सर, हम आपका बहुत बहुत सादर अभिनंदन अपने इस संकाय और अपने विभाग की ओर से करते हैं। आपका हमेशा मार्गदर्शन मिलता रहता है किसी न किसी रूप में, और आपके व्याख्यान से हम सभी बहुत कुछ सोचने को मजबूर होते हैं और आप झकझोरते हैं तो एक नई दिशा मिलती है। हम अपने विभाग की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। साथ ही जितने भी अन्य राज्यों से शिक्षक जुड़े हैं, अध्येता जुड़े हैं, उन सबों को भी मैं नमस्कार करती हूँ। आपको बहुत बहुत नमस्कार करते हुए मैं ये बता दूं कि आज जो हमारे बीच विशेषज्ञ हैं वे है प्रोफेसर राजेश केलकर जी, जो महाराजा सियाजीराव विश्वविद्यालय में संगीत विभाग में अध्यक्ष हैं और परफॉर्मिंग आर्ट्स फैकल्टी के डीन हैं। बहुत बड़ा उनका परिचय है, बहुत बड़ा उनके पास समृद्ध ज्ञान का भंडार है। मैं कुछ रखना चाहती हूँ। प्रोफेसर राजेश केलकर जी ने अपनी जो संगीत की शिक्षा है पंडित मंजोशी, पंडित दिनकर कायकिनी आगरा घराने से, प्रोफेसर वसंत रानाडे और प्रोफेसर एनवी पटवर्धन जी ग्वालियर घराने से प्राप्त की। इन्होंने बहुत सारे कार्य किए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में वे एज ए गुरु और एज ए परफॉर्मर उन्होंने साउथ अमेरिका की यात्रा की। इसके अलावा उन्होंने कई फेलोशिप लिए हैं। गणेश बोल
अपने देश के अंतर्गत आपके साइड से? उन्होंने बहुत सारे कई फेलोशिप उन्होंने लिया है। फेलोशिप लेने का मतलब ही है कि संगीत के क्षेत्र में उन्होंने बहुत ही उत्कृष्ट योगदान दिया है। इसके अलावा ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन, आईसीसीआर के अंतर्गत उन्होंने 15 देशों की यात्रा भी की है और बहुत जगहों पर इन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिया है। परफॉर्मेंस के माध्यम से इन्होंने लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से बहुत सारे संगीत के विषयों को इन्होंने रखा है। अपने देश की संस्कृति, अपने देश की संगीत को इन्होंने दुनिया के 15 देशों में, लगभग 15 देशों में इन्होंने बिखेरा है। साथ ही बहुत ही क्रियाशील व्यक्ति है। जब आप इनसे अभी मिलेंगे तो आपको लगेगा कि इनकी क्रिएटिविटी कितनी है। बहुत ही क्रियाशील व्यक्ति है और कार्यक्रम की तो ये झड़ी लगा देते हैं। जहां देखिए पूरे व्हाट्सएप पे आते रहता है, आज इनका यहाँ कार्यक्रम, कल इनका यहाँ वर्कशॉप, परसों सेमिनार। तो कार्यक्रम की झड़ी लगी होती है इनके द्वारा। बहुत ही मुश्किल से समय लिया है उनसे। और जिस महत्वपूर्ण विषय पर कल हमारे कुलपति और माननीय प्रति कुलपति दोनों ने जिस विषय को रखा था उद्घाटन सत्र में, उन्हीं विषयों में से उन्होंने अपना विषय लिया, जो आज शोध के लिए बहुत ही आवश्यक हो गया है। बिना उसके आप अपने शोध प्रबंध को जमा नहीं कर सकते, आप उसको स्तरीय नहीं बना सकते, अपनी ओर से आप अपनी क्रिएटिविटी को नहीं डाल सकते, आप जो अध्ययन कर रहे हैं उन चीजों को नहीं डाल सकते। जिसके लिए आपके बीच जो प्लेगरिज्म आके खड़ा हुआ, तो आप पढ़ने को भी विवश हुए और आप टेक्स्ट की ओर मुड़े, क्योंकि आजकल टेक्स्ट से बच्चे भागते हैं। हम सभी अपने यहाँ भी देखते हैं और भी जगह टेक्स्ट से बच्चे भागते हैं। टेक्स्ट पढ़ना चाहिए। टेक्स्ट में बहुत सी ऐसी चीजें हैं, जैसे छोटे बच्चों की +2 तक की किताबें, एनसीईआरटी एक हंगामा बना रहता है, क्योंकि वो एनसीईआरटी ही जो है एक बड़ी कुंजी है जिसके अंदर से ही सारे सवाल आते हैं। उसी तरह यदि हम टेक्स्ट को धारण करें, टेक्स्ट को पढ़ें, तो शोध के बहुत सारी चीजें हमें मिलेगी। हम रेफरेंस बुक भी पढ़ें, लेकिन उसके साथ साथ हमें टेक्स्ट को भी पढ़ना चाहिए। और इन सब चीजों के अध्ययन के बाद जब हम स्वयं लेखन करें, कट पेस्ट की बात जो कल आई थी वो ना करते हुए यदि अपनी क्षमता से उसको लिखना शुरू करें, तो आपको खुद भी अपने आप पर विश्वास नहीं होगा कि मैं ऐसा लिख सकता हूँ या मैं ऐसा लिख सकती हूँ। आप में वो क्षमता है, उस क्षमता को जगाने के लिए ही ये वर्कशॉप रखा गया है। तो मैं मैं ये जानना चाहती हूँ, सर आप जुड़ गए हैं? केलकर सर आप जुड़ गए? हेलो। हाँ जी, मैं जुड़ गया। जी मैं हूँ। नमस्कार। जी, मैं अपने विभाग और अपने संकाय और विश्वविद्यालय की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मैंने आपका बहुत ही संक्षिप्त परिचय दिया है, क्योंकि आपका परिचय बहुत विस्तार है। धन्यवाद। और क्योंकि बीच बहुत कम ही पड़ है में जो है प्रतिबद्ध जो है, और इस तो आप हमारे बीच रखे एक मिनट आपके से क्षमा चाहता हूँ।
यहाँ से करवा। ओके। नमस्कार। क्षमा चाहता हूँ, कुछ इंटरनेट में यहाँ पे खराबी जैसे लग रहा है, तो मैं आखिरी हिस्सा नहीं सुन पाया, पर आपने मुझे इस विषय के लिए योग्य समझा, इसलिए मैं आपका बहुत ही आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ और धन भी देना चाहता हूँ। हालांकि यह विषय मेरे बस का नहीं है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मैं कुछ दिन से आपने जब जिम्मेवारी दी तो मैं अपने आप को इक्विप करने का प्रयास किया, परंतु आखिर तक मैं थोड़ा हताश रहा, तो शायद इतना अच्छी तरह से न्याय ना दे पाऊँ, तो मैं पहले से ही क्षमा मांगता हूँ। इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए डिपार्टमेंट ऑफ म्यूजिक एंड ड्रामेटिक्स, फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा का मैं बहुत ही आभारी हूँ, विशेष करके उसके चीफ पैट्रन प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह जी, वाइस चांसलर साहब, पैट्रन प्रोफेसर डॉली सिन्हा, प्रो वाइस चांसलर, और मैडम आप पुष्पम नारायण जी, प्रोफेसर जी, और लावण्य कीर्ति मैडम, सभी जो गुणी विशेषज्ञ जैसे प्रोफेसर सुधा सहगल जी, प्रोफेसर सिंह साहब, प्रोफेसर ध्रुव कुमार, डॉक्टर अजय कुमार, जितने विद्वत यहाँ जुड़े हैं, और मैं हमेशा डरता हूँ डॉक्टर मुकेश गर्ग जी से, तो आज डर में और भी दुखी हो गई है। तो फिर भी मैं प्रयास करूँगा जितना ठीक हो सके, और मैं पहले से ही माफ़ी मांग लेता हूँ, तो क्षमा होने की बहुत संभावना है, इसलिए पहले से ही अपने आप को सुरक्षित कर लेना बहुत अच्छा रहता है। तो फिर से आप सभी को विनम्र भाव से मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, और जैसे कि मेरा विषय है आज का, इम्पैक्ट ऑफ प्लेजियरिज्म इन रिसर्च, इसके ऊपर जो भी मैं अर्जित करने का प्रयास किया पिछले कुछ दिन में, वो आप लोगों के साथ शेयर करने का प्रयास करूंगा। प्लेजियरिज्म यानी चोरी, और कुछ नहीं है, और चोरी के विभिन्न पहलू हैं, और रिसर्च में वो कैसे पहलू होते हैं। हमारे यहाँ डिसर्टेशन या प्रोजेक्ट वर्क स्कूल में ये इतना कल्चर नहीं है, क्योंकि जब मास्टर्स डिग्री में मैं आया, मेरे ज़माने में शायद डिसर्टेशन का विषय हमको दिया जाता था, पर मेरा ये ऑब्जर्वेशन है, ये बहुत प्रामाणिक मैं बात करने का प्रयास कर रहा हूँ, कि एक परंपरा चल रही है कि मान लो कोई पर्टिकुलर टॉपिक है, उसके बारे में जितनी जानकारी है वो वैसी की वैसी विद्यार्थियों को दे दी गई, वो लिटरेचर है, हार्ड कॉपी, और विद्यार्थियों को कह दिया गया कि इसमें से ही पूछा जाएगा, और उसी में से ही डिट्टो पूछा जाना क्वेश्चंस, और विद्यार्थी भी उसी में से डिट्टो कट पेस्ट या कॉपी पेस्ट करके जवाब देते हैं। और कोरोना काल में ऐसा बहुत कुछ हुआ है अलग अलग जगह पे। उसको सिस्टम को दोष देना या परंपरा को दोष देना, मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता, परंतु यह सत्य हकीकत है, ऐसे होता रहता है विश्वविद्यालयों में भी, स्कूलों में भी। तो ये एक प्रकार की चोरी है, विद्यार्थी की मेधा को, प्रतिभा को आंदोलित करना, उसको चार्ज करना, ये प्रवृत्ति अब कहीं ना कहीं कम होती जा रही है, क्योंकि शिक्षक भी प्रवृत्त नहीं है, वो इतने अपने व्यक्तिगत कामों में उलझे हैं, और उन पे भी अलग अलग दुनिया भर के बोझ दिए गए हैं, अलग अलग जिम्मेवारी दी गई है। तो कहीं ना कहीं शिक्षक अपने जो सेंट्रल फोकस पॉइंट है उससे हट के सब कुछ कर रहा है, ऐसे महसूस होता है। ऐसे में कॉम्प्रोमाइज करना हर बात में, ये प्रवृत्ति बढ़ गई है, जिसको हम प्लेजियरिज्म कहते हैं। अच्छा, उसको प्लेगियरिज्म कहें या प्लेजियरिज्म, तो मैंने 2-3 एक्सपर्ट से बात करी, उन्होंने कहा प्लेजियरिज्म, प्लेगियरिज्म नहीं, प्लेजियर।
त्याज्य, हाँ, वर्ज्य, वो ज जो है वो प्लेजरिज्म उसका उच्चारण है। तो चोरी अलग अलग प्रकार से हो सकती है और चोरी के लिए सजा, उसका प्रावधान अब यूजीसी ने किया है। एक समय था कि हम शायद पर्टिकुलरली संगीत क्षेत्र में 15 पुस्तकें पढ़ के 16वीं पुस्तक लिखना यानी रिसर्च, ये एक प्रवृत्ति चल रही थी और अभी भी कहीं ना कहीं चल रही हो तो मुझे पता नहीं। तो रिसर्च ये इतना पवित्र विषय है और उसमें ऐसी बात होना थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, परंतु उसकी तरफ यूजीसी का ध्यान गया और 2018 में उनके गैजेट में, जो सरकारी गैजेट है, उसमें उन्होंने प्लेजियरिज्म पे बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप्स लिए हैं और उसका हमें पालन करना है। उसके बारे में भी मैं संक्षिप्त में कहूँगा। मैं शुरू करने से पहले ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी विषय जब लिया जाए तो विद्यार्थियों को ये ध्यान में बात रखनी है कि जो भी विषय है उस विषय का संज्ञान, ज्ञान, कॉमन सेंस, जनरल नॉलेज, पढ़ाई उस विद्यार्थी की होनी चाहिए, उसमें उसकी रुचि होनी चाहिए, उसमें उसको एक पैशन होनी चाहिए, उसका साहित्य अवेलेबल होना चाहिए और उसके लिए मार्गदर्शक गुरु होना चाहिए। और जितना वो आत्मसात करे, पढ़े, लिखे, सुने, अलग अलग रेफरेंस टटोलते हुए एक ऐसी असाधारण क्षमता बन जाएगी और वो कब प्रस्फुटित होने लगेगी वो पता नहीं चलेगा। मैं उसके मामले में एक उदाहरण मैं हमेशा देना चाहता हूँ कि बचपन में मुझे उस्ताद अब्दुल करीम खान साहब का गाना बहुत पसंद था। मेरे घर के सामने कोई सज्जन थे, वो अफ्रीका से आए थे, तो हर रोज एक दिन अब्दुल करीम खान साहब, दूसरे दिन फैयाज खान साहब और तीसरे दिन केसर भाई, ऐसे अल्टरनेटिव रिकॉर्ड्स वो बजाते हैं, कैसेट पे बजाते थे। और बड़ौदा फैयाज खान साहब के लिए प्रसिद्ध था, उनका गाना इतना मुझे पसंद शायद नहीं था उस क्षण। तब एडवांस लेवल पे जब मुझे सीखने का अवसर आया तो वो गुरुजी डायरेक्ट फैयाज खान साहब के शिष्य थे, पंडित मधुसूदन जोशी साहब। और जब मैं सीखने लगा, उनकी एक एडवांस आयु थी और मैं सीखने लगा तो उसकी बारीकियां मुझे पता चलने लगी। तब उस गाने का इंटरप्रिटेशन, मेरा करने का अंदाज डेवलप होने लगा और वो गाना भी मुझे बहुत पसंद आने लगा। अभी ये जो पैराडाइम शिफ्ट है वो ना केवल मैं बायस होने की वजह से, ना ये किसी को लगने की संभावना है, क्योंकि मैं अनबायस था जब तक मैं गुरुजी के पास नहीं सीखा था। मेरा जो अंडरस्टैंडिंग था उस आधार पर मैं इवैल्यूएट करता था। इससे ये कहने का तात्पर्य नहीं है कि कौन सा कलाकार महान है और कौन सा नहीं है। क्षमा चाहता हूँ। तो मेरा उस विषय, उस एरिया, उस घराने के प्रति अंडरस्टैंडिंग जैसे मेरा बढ़ता गया, या संगीत के प्रति जनरल मेरा नॉलेज जैसे बढ़ता गया, तो संगीत के पर्टिकुलरली राग संगीत, या तो रागदारी, या तो प्रोफेसर अशोक रानडे जी ने जैसे कहा है कि कला संगीत, उन्होंने 5 कैटेगरीज बताई है: आदिम संगीत, लोक संगीत, भक्ति संगीत, सुगम संगीत या तो पॉपुलर म्यूजिक, और कला संगीत। हमारे शास्त्रीय संगीत को उन्होंने कला संगीत कहा, जिसमें स्पॉन्टेनियस क्रिएटिविटी होती है और क्रिएटिविटी का बहुत स्कोप होता है, यानी ऑन द स्पॉट क्रिएटिविटी होना। तो उसमें वेस्टर्न क्लासिकल भी आप ऐड कर सकते हैं, जैज भी ऐड कर सकते हैं। तो कला संगीत का मेरा दृष्टिकोण व्यापक होता गया, ऐसा मुझे लगता है। और जब वो व्यापक होते गया तब जो भी लिटरेचर मुझे मिलता गया उसका मेरा अपना इंटरप्रिटेशन
एक बैलेंस होते गया, ऐसा मुझे लगने लगा, क्योंकि उसको मैंने वेरीफाई करना शुरू किया। विद्वान जो गुरुजन यहाँ पे थे या बड़ौदा में भी आते थे, पंडित के.जी. गिंडे साहब, पंडित दिनकर कैकरी साहब, पंडित वी.आर. आठवले साहब, वीणा सहस्रबुद्धे जी, ललित राव, इनके साथ इंटरैक्शन से मुझे ऐसे लगा कि मेरा दृष्टिकोण व्यापक होता जा रहा है। अच्छा, मुझे हर एक घराने के सभी कलाकार जो एक स्तर के हैं उनका गाना मुझे पसंद आने लगा और उनका मैं एनालिसिस करने लगा। और वो भी दृष्टि कब व्यापक हुई, जब मैंने अशोक रानडे जी साहब का और डॉक्टर कुमार प्रसाद मुखर्जी, उनका अलग अलग कलाकारों के परफॉर्मेंस का एनालिसिस सुना। तो कहने का तात्पर्य, इतना सारा जब लिटरेचर मैं सुनता गया, उसको आत्मसात करता गया, तो मुझे कोई भी विषय संगीत का, कला संगीत का या रागदारी संगीत का एनालाइज करने में मुझे आसानी होती गई, मुझे समझ मेरी बढ़ती गई, तो उसमें थोड़ी ऑथेंटिसिटी बढ़ती जाती है। तो मेरी कृपा करके सबसे विनंती है कि कोई भी विषय चुनने से पहले आपका दैनिक मिनिमम, यानी रियाज तो आपको रखना ही है गाने का। एक्चुअली आप गायक हैं तो गायन का रियाज, और आप म्यूजिक या म्यूजिकोलॉजी के ऊपर अभ्यास करते हैं, तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज है उस माहौल में रहना, उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन आत्मसात करते रहना, पढ़ते रहना, आपकी रुचि को डेवलप करते रहना, कलाकारों के साथ इंटरेक्शन करते रहना। ये करते करते आपकी प्रतिभा इतनी समृद्ध होती जाएगी कि आपका पीएचडी का विषय आपको अपने आप आसान लगने लगेगा। और ऐसी स्थिति जब आएगी तो आप ईमानदार नेचुरली बनोगे और प्लेजियरिज्म की संभावना कम होती जाएगी। तो अब मैं मूल विषय पे आता हूँ, क्योंकि मूल विषय के पहले तानपुरा मिलाना, षड्ज लगाना, ये सब आवश्यक होता है। वैसे मैंने आपके सामने भूमिका रखी। प्लेजियरिज्म, मैं विनंती करना चाहता हूँ पुष्पम जी से, अगर मैं स्क्रीन शेयर कर सकूं तो मेरे लिए बहुत सरल होगा। क्या ये संभव है? हाँ सर, आप कर सकते हैं। जी, तो शायद मुझे आपको ऑप्शन होस्ट दिया हुआ बनाना है। पड़ेगा, आपको मुझे होस्ट बनाना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, मैं अपने टेक्नीशियन से बात करती हूँ। जी हाँ, बात करके मैं अभी तुरंत करती हूँ सर। तो प्लेजियरिज्म यानी साहित्य में चोरी, हिंदी में बिल्कुल सिंपल उसका ट्रांसलेशन करना है तो साहित्य की चोरी। और प्लेजियरिज्म यह शब्द लैटिन एक शब्द है प्लेजियरी, जिसका साफ अर्थ है कि किसी को भगा लेना, किडनैप करना, टू एब्डक्ट समवन। और साहित्य में शब्दों की चोरी या कल्पनाओं की चोरी, चित्र की चोरी, हमारे मामले में साउंड की चोरी, या कोई भी क्रिएटिव एक्सप्रेशन है आपका, उसको अपने नाम पे कर देना, वो सब प्रकार की जो चोरी है उसको प्लेजियरिज्म के अंतर्गत इंक्लूड किया गया है। और यह प्लेजियरिज्म हमारे रिसर्च एरिया में बहुत होता है, ऐसा मेरा मानना है। और उसकी वजह से यूजीसी को एक गैजेट पब्लिश करना पड़ा और उसकी नियमावली उन्होंने लाई, और उससे काफ़ी कर्व यानी काफ़ी नियंत्रण होने लगा है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि अलग अलग टूल्स आए हैं, उसमें भी मैंने भी जब काम किया तो मुझे पता चला कि 12% उसमें प्लेजियरिज्म है, तो 12% में भी उसको कम करना चाहिए। और तब तो यानी हालांकि इतना स्ट्रिक्ट नहीं था, पर मुझे मेरे गाइड सर ने और मेरे, हाँ, सर शेयर हो जाएगा सर, कर लिया जाए। पर मैं ये वहां पे ले जाता हूं तो उसमें लिखता है कि यू आर नॉट अलाउड टू शेयर योर स्क्रीन। इस तरह से मैं वहां पे क्लिक करता हूं
मैं उस पे मेरा कोई बात नहीं, तो मैं ऐसे करूंगा कि मैं पढ़ता जाऊंगा और बोलता जाऊंगा, क्योंकि आपको मुझे होस्ट बनाना पड़ेगा तभी ये संभव है। मैं इस पे कर्सर ले जाता हूं तो यू आर नॉट अलाउड टू शेयर योर स्क्रीन। ठीक है, मैं फिर देखती हूँ। कोई बात नहीं। उनको मैंने बोल दिया है, अभी वो कर रहे होंगे। क्या टाइप हो रहा है पता नहीं, आई डोंट नो। एनीवे, जी जी सर, आप करें सर। ओके। सो मैंने जैसे कहा कि प्लेजियरिज्म ये शब्द आया है लैटिन वर्ड से, और चोरी करना उसका साफ साफ मतलब है। उसको वांग्मयीन चोरी कह सकते हैं या साहित्यिक चोरी कह सकते हैं। और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने उसको कहा है कि द एक्शन और प्रैक्टिस ऑफ प्लेजियराइजिंग इज द wrongful appropriation of stealing and publication as one's own, खुद का ही है ऐसा मानकर उसको पब्लिश कर देना, बट इज एक्चुअली नॉट so. It is copied from someone's idea, someone's artistic expression, and is being claimed by oneself as his or her as own of the ideas and expressions. तो ये प्लेजियरिज्म की एक व्याख्या है। और प्लेजियरिज्म में अलग अलग प्रकार है। उसको हम कहेंगे कि एक इंटेंशनल एंड अनइंटेंशनल वर्क, जानबूझकर की गई चोरी या अनजाने में की गई चोरी। इसमें दो यानी प्रकार में उसको कैटेगराइज किया गया है। तो उसमें भी अलग अलग प्रकार है इंटेंशनल चोरी में, कि एक तो किसी का वर्क जो है वो सीधा कॉपी पेस्ट करके उसको छाप दिया, किसी का परचेस करके, यानी वो साउंड की बात मैं करूं तो बाइंग एंड बोरोइंग। फिर किसी का है उसको पब्लिश किया पर उसकी परमिशन नहीं ली, वो भी एक प्रकार का इंटेंशनल हुआ। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन अगर नहीं किया, कट पेस्ट किया इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज से विदाउट प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, और ऐसे अनेक प्रकार जो है वो इंटेंशनल हेतुपूर्वक की गई चोरी है। उसमें किसी को बिना क्रेडिट दिए आप अपने नाम से उसको कर देते हैं। तो उसको अलग अलग कैसे प्रकार से करना चाहिए, उसको क्रेडिट कैसे करना चाहिए, वो आप सब जानते हैं, पर फिर भी मैं उसको अपने हिसाब से बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है। दूसरा एक प्रकार है अनइंटेंशनल, क्योंकि एक शब्द है अंग्रेजी में पैराफ्रेजिंग, उसमें खुद का अर्थघटन करके उसको रीऑर्गेनाइज करना। तो वो करते हुए अस्त व्यस्त कुछ पैराफ्रेजिंग होता है, उसका कोई अलग अर्थ भी निकल सकता है और हम क्रेडिट नहीं देते हैं। डॉक्यूमेंटेशन करने का एक पुअर तरीका होता है, अच्छा तरीका नहीं होता है, वो भी अनइंटेंशनल। फिर आप इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेस को यूज नहीं कर पाते हैं और उससे क्या बोलते हैं कि वो उसका इंक्लूजन नहीं होता है अपने रिसर्च। फिर फेलिंग टू डॉक्यूमेंट और साइट प्रॉपर्ली, जब कोई किसी का कोट है तो उसको कोटेशन में इन्वर्टेड कॉमा में लिखकर उसको साइट करना है, फुटनोट प्रॉपर देना है, बिब्लियोग्राफी में उसको मेंशन करना है, अगर टेलीफोनिक टॉक हुआ है तो उसको मेंशन करना है, तारीख उसकी मेंशन करना है। तो ये सब जो बातें हैं वो अगर आप भूल जाते हैं तो इस अनइंटेंशनल। और कई बार क्या होता है कि इतना ज्यादा हम कोट करते जाते हैं कि अपना ओरिजिनल कुछ नहीं रहता, और वो सब कोटिंग मिला के ही कुछ कंक्लूजन निकाल के हम खत्म कर दिए। तो इस तरह का जो रिसर्च होता है उसका कोई एप्रिसिएशन नहीं, कोई वैल्यू नहीं है। देन इसमें एक मैंने मुद्दा लिखा है कि फेलिंग टू यूज योर ओन वॉइस, यानी आपकी आइडियाज का उसमें इंक्लूजन ही नहीं है। एक विषय लिया,
एक क्वेश्चन दिया, 10 लोगों को आपने क्वेश्चन उसके पूछे, उसके अलग अलग जवाब आए, पर आपका उसमें विचार नहीं लिया, और विचार इसलिए नहीं रखा क्योंकि आपके विचार है नहीं, आपकी पढ़ाई नहीं है, आपका उस विषय में इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। उसकी बदौलत हुआ ये कि आपके विचार का रिप्रेजेंटेशन उसमें नहीं है, और उसका डॉक्यूमेंटेशन भी प्रॉपरली नहीं है, उसकी नोट्स प्रॉपरली नहीं है। अच्छा, आपका खुद का इंटरप्रिटेशन अलग अलग बातों के आधार पर भी हो सकता है, और जो इंटरप्रिटेशन है और कोई ऐसी हकीकत है उसको आप जोड़ के उसको जस्टिफाई करने का, उसको क्या बोलते हैं, सत्य के रूप में स्थापित करने का प्रयास कर सकते हैं, पर वो प्रयास नहीं होता है। उसकी वजह से मजा नहीं आता और रिसर्च में कोई उतना क्या बोलते हैं, ऑथेंटिसिटी नहीं रहती। एक मैं अपनी बात बताऊं कि बचपन से मैंने कुछ कॉम्पोजिशन सुने थे कि जो आगरा घराने की कॉम्पोजिशंस है, फिल्म में आई है या नाट्य संगीत में आई है, या तो अपने बांग्ला नजरुल गीति जो है उसमें आई है, रविंद्र संगीत में आई है, और फॉर एग्जाम्पल डर लागे बरसे बदरिया, ये गाना लता आभा कुमारी, प्लीज आभा कुमारी जी आप साइलेंट मोड पे रखिए, सब अपना म्यूट कर दीजिए, अदरवाइज मेरा फोकस नहीं रह पाएगा, और वैसे भी मैं डरा हुआ हूँ। थैंक यू। तो कहने का तात्पर्य, जब मैंने वो सुना गाना डर लागे बरसे बदरिया, लता जी ने गाया हुआ है, और म्यूजिक है एस.एन. त्रिपाठी जी का, सूर मल्हार में। वैसी 2-3 कंपोजिशंस मराठी नाट्य संगीत में है, और उसका सोर्स है पंडित भास्कर राव बखरे। ठीक है, तब मेरी एक धारणा बनी थी कि आगरा घराने में कंपोजिशंस का एक बहुत बड़ा संग्रह है, उसका प्रभाव कहीं ना कहीं अलग अलग पॉपुलर म्यूजिक में पड़ा है और उसकी कंपोजिशंस बनती गई है, बट उसको मैं ऑथेंटिकेट कैसे कर सकता हूँ? मैं सिर्फ लिख दूं तो उसका कोई मतलब नहीं। तो उस्ताद यूनुस हुसैन खां साहब की मृत्यु के कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात बड़ौदा में उनकी हुई। 1990s, मिड 1990s की बात कर रहा हूँ, अराउंड 94 की बात हो सकती है, आई एम नॉट श्योर। तब उनका एक लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन सीरीज खैरागढ़ यूनिवर्सिटी में हुआ था, उसका मैं डॉक्यूमेंटेशन कर रहा था प्रोफेसर आर सी मेहता साहब की के आदेश पे। तब मैंने देखी कि इतनी सारी कंपोजिशंस उसमें है। उन्होंने कहा कि ये नत्थन खां साहब की बंदिश है, डर लागे ऊंची अटरिया, और उसकी ओरिजिनल बंदिश उन्होंने बरसे बदरिया इस तरह से बताई। फिर मेरे एक दोस्त ने, जो कि बांग्लादेश का था, उसने फैयाज खान साहब की जो रचना है मोरे मंदिर अब लो नहीं आए, उसको बांग्ला में एक गाना है नजरुल गीति का, मेघो मेदुरो बोरोशाय कोथाय तुम्हें फूलो छोराए कांदे बोनो भूमि। फिर मराठी नाट्य संगीत में गरजत आए, जो बड़ा ख्याल है सूर मल्हार का, उस पर अनृतची गोपाला। तो ऐसी काफी कंपोजिशंस मुझे मिलती गई। अब ये कहना कि आगरे से ये सब बना, उसके लिए कुछ आधार चाहिए। तो मुझे कुछ ग्रंथ मिले जिसमें उल्लेख किया है कि ये भास्कर राव बखले ने बंदिश दी है। फिर मैंने अलग अलग उस्तादों से, पंडितों से जो कि उस परंपरा से संबंधित थे, उनके साथ इंटरेक्शन से इंफॉर्मेशन पाई। तब मैं जाकर कुछ 25, 30, 40 कंपोजिशंस फिल्म की, वैसे ही नजरुल गीति की, मुझे इंटरनेट पे एक रेफरेंस बुक मिली, फैयाजी आलो के नजरुल गीति, लेखिका एक लेडी है, फैयाजी आलो के नजरुल गीति उसका टाइटल ये पक्का है। शी इज वेरी सीनियर लेडी एंड शी वाज डिसाइपल ऑफ दीपाली नाग तालुकदार। तो पता चला कि कम से कम उनके संज्ञान में 19 कॉम्पोजिशंस नजरुल गीति के डायरेक्ट आगरा, काकोली सेन उनका नाम है, काकोली सेन, श्रीमती काकोली सेन। तब मैं उसको ऑथेंटिकेट कर पाया। नहीं मेरी मनमानी बात से मैं ये लिख पाऊं कि हाँ आगरा घराने ने सभी गीत प्रकार में कंट्रीब्यूट किया है, तो मैं उसको सत्यापित कर पाया, उसको स्थापित कर पाया, उसको कोर्ट के साथ में बता पाया कि हाँ ऐसे है। तब वो प्लेजियरिज्म में नहीं आएगा।
तो ऐसे करके मेरा प्लेजियरिज्म का परसेंटेज डाउन जा सकता है। तो आपको क्रेडिट देना, वो चाहे इंटेंशनल या अनइंटेंशनल हुआ, वो आइडेंटिफाई हुआ, तो उसके लिए सॉल्यूशन क्या है, वो अलग अलग सॉल्यूशन की भी मैं बात करूंगा आपके साथ। वो सॉल्यूशन लाने से, प्रॉपर क्रेडिट देने से, प्रॉपर साइटेशन करने से आप उससे मुक्ति पा सकते हैं। उसके अलग अलग तरीके हैं, उसके अलग अलग टूल्स हैं, उसके बारे में मैं एक्चुअली मैंने वो इस पे लिखा था। हाँ, मुझे लगता है कि आई कैन प्रेजेंट नाउ। ओके ओके ग्रेट। सॉरी, यानी अब दिख रहा है मेरा स्क्रीन? नहीं सर, तो नहीं सर, नहीं दिख रहा है। एक मिनट, फिर ओके ओके, अब आएगा मेरे ख्याल से। अब जी जी दिख रहा है। जी जी हो सर। जी। तो हाँ सर, दिख रहा है सर। आपकी अपनी आवाज, to express your own voice based on different the information you have gathered from various sources, और अपना इंटरप्रिटेशन वो भी उसमें दिखना चाहिए। अदरवाइज सिर्फ आप कॉपी पेस्ट करेंगे और हर एक का अपना कोट करते जाएंगे एक्सेसिवली, तो दैट विल बिकम एन अनइंटेंशनल बट स्टिल अ प्लेजियरिज्म। ठीक है। और फिर स्लॉपीली अनफैमिलियर विद इंटेंशनल स्टाइल्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। आप कुछ भी कैसे भी सिस्टमेटिक किए बिना लिखे जा रहे हैं, ऐड करे जा रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो in a way plagiarism, though not intentional but still it's a plagiarism। अच्छा, अनेक दूसरों की आइडियाज लेकर उसको मिक्स करके मैनिपुलेट करके अपने नाम छाप देना, वो भी इसमें वही चीज है, कॉपी पेस्ट करना विदाउट एनी चेंजेस, फिर पैराफ्रेजिंग विदाउट साइटेशन, रिप्रोड्यूसिंग इंफॉर्मेशन दैट इज नॉट कॉमन नॉलेज और सेल्फ एविडेंट विदाउट साइटेशन। बेसिकली साइटेशन उसमें नहीं है। तो ये सब प्लेजियरिज्म के अलग अलग प्रकार है। किसी की आइडिया को उद्धृत करना बट उनको क्रेडिट नहीं देना, शायद रिपीट हो रहा है, बट कहने का तात्पर्य दूसरे के नाम, यानी कई बार ऐसी कंपोजिशंस मिलती है ना गाने में भी, सदारंग के नाम बताई जाती, पर उसके शब्द इतने आधुनिक होते हैं कि लगता ही नहीं कि ये सदारंग की बंदिश है। तो ये भी प्लेजियरिज्म है। ठीक है। तो इस तरह से रिसर्च में प्लेजियरिज्म से हमको निजात पानी है, मुक्ति पानी है। इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द सोर्स, वो भी प्लेजियरिज्म है। सोर्स तो लिया, इंफॉर्मेशन ली, पर क्रेडिट किसी और को दिया या गलत सोर्स मेंशन किया। फिर से कोई आवाज आ रही है, हेलो। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात है सेल्फ प्लेजियरिज्म की। ठीक है। यानी आपने कुछ पहले काम किया हुआ है, उसको आप कहीं ना कहीं रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। इन अ वे इट्स अ रीसाइक्लिंग ऑफ टेक्स्ट, वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। कोई पब्लिश पेपर किया हुआ है, उसकी भाषा बदल दी और अपने कुछ अलग टाइटल दे दिया, शब्द इधर उधर किए, वो सेल्फ प्लेजियरिज्म है, क्योंकि वो भी अपनी आप की चोरी है। यानी किसी के पास 10 सोने के गहने हैं और उसको अलग अलग शेप में, अलग अलग रेफरेंस में रखता है कि मेरे पास 20 गहने हैं। वैसी वाली बात हुई कि रिसर्च पेपर तो 5 ही लिखे हैं, परंतु भाषा बदलकर, टाइटल बदलकर, उसका कंटेंट, उसके फोटोग्राफ्स और मान लो कोई ग्राफिक डिजाइन है या इंफॉर्मेशन है या चार्ट है, वो बदल कर ऐड करके आपने बता दिया, तो दैट इज ऑल्सो सेल्फ प्लेजियरिज्म। तो वो भी नहीं आना चाहिए। उसके लिए भी यूजीसी ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हुए हैं। मैं अलग हाँ, यहाँ पे भी मैंने लिखा हुआ है,
अगेन रिपीट हो रहा है, अलग अलग सोर्सेज से मैंने इंफॉर्मेशन गैदर की है, तो वो संभावना है। एक क्लोन, डिट्टो कॉपी, फिर कंट्रोल सी दैट इज कॉपी पेस्ट, फिर कोई ढूंढा उसको चेंज ऑफ वर्ड्स करके फ्रेजेस को रीफ्रेजिंग करके रख दिया, और ये भी प्लेजियरिज्म का। फिर रीमिक्स किया आगे पीछे करके, पैराफ्रेजिस को फोकस में रखकर अलग अलग सोर्स से इकट्ठा करके एक बड़ा ऐसा भव्य चित्र बनाया कि आपका क्या जबरदस्त रिसर्च वर्क है। फिर हाइब्रिड, दो अलग अलग कॉम्बिनेशंस, और फिर जैसे मैंने कहा स्लॉपीली आप काम करेंगे तो मिक्स कॉपीज मटेरियल इन वेरी अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म विल मैश अप योर वर्क, और साइटेशंस जो है ही नहीं और फिर भी आपने उसको साइट किया तो 404 एरर वाली बात होगी। रीट्वीट, अगेन किसी का ओरिजिनल वर्क उसको वैसे के वैसे आपने रख दिया। अब हाउ टू चेक प्लेजियरिज्म, ये अलग अलग लेवल पे जो प्लेजियरिज्म होता है तो अलग अलग जो टूल्स हैं वो आपको फाइंड आउट करने में मदद करते हैं, और वो टूल्स मैंने बाद में दिए हैं। एक्चुअली ये बहुत ऑर्गेनाइज्ड मैं पीपीटी नहीं बना पाया, कल ही शाम को बैठ कर इसे मैंने बनाया है, बट आई हैव ट्राइड टू ब्रिंग आउट मैक्सिमम कंटेंट। अब प्रश्न आता है कि प्लेजियरिज्म क्यों आता है, उसकी भूमिका में मैंने बात थोड़ी बहुत आपको कह दी है, पर फिर भी मैं यहाँ रिपीट करना चाहता हूँ कि हमारे पास बहुत टाइम नहीं रहता है। हैस्टिली हमको कुछ ना कुछ करना है, असाइनमेंट दिया हम कर दिया, वैसे ही रिसर्च में इतने जल्दी जॉब अपॉर्चुनिटी आने वाली है, पीएचडी कैसे भी करके कंप्लीट करना है। अब तो एक नियम आया है कि एंट्री लेवल पे यानी असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए भी पीएचडी होना जरूरी है। टाइम कम रहा है, कभी भी एडवर्टीजमेंट आ सकती है, उसके पहले डॉक आपके नाम के आगे लगना अगर जरूरी हो गया तो आप कैसे भी करके कॉम्प्रोमाइज करके बना देंगे। तो ये प्लेजियरिज्म के लिए एक प्रेरणा का कारण हो सकता है। दूसरा, जैसे बताया कि लेजीनेस, आप लेजी हैं, आलसी हैं, डर के मारे भी कई बार जो भी है देखा जाएगा। फिर लैक ऑफ अवेयरनेस, और लैक ऑफ अवेयरनेस और जनरल नॉलेज की वजह से कॉन्फिडेंस में कमी आ जाती है, और उसका परिणाम रिसर्च स्किल्स पे भी पड़ता है, और अल्टीमेटली अगेन यू टेंड टू प्लेजियराइज द रिसर्च। अच्छा, कई जैसे स्कूल लेवल पे या कॉलेज लेवल पे जब डिसर्टेशन का काम होता है या एमफिल के टाइम पे भी, तो कई बार कोलैबोरेटिव रिसर्च की आदत पड़ जाती है, तो हम एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, और इंडिपेंडेंट नहीं होने की वजह से भी प्लेजियरिज्म की प्रवृत्ति बढ़ने लगती है। फिर केयरलेस रिसर्च मेथड, उसमें कई बार गाइडेंस भी नहीं मिलता। मेरा एक अनुभव है कि जैसे एक विषय मैंने दिया था किसी रिसर्चर को, किसी तो उसमें काफी कलाकारों से बातचीत करना बहुत आवश्यक रहता है, तो कलाकारों ने उनको बहुत कोऑपरेट नहीं किया। तो अभी जो भी स्टूडेंट रहा होगा, स्कॉलर रहा हो, उसकी एक एक्सप्रेशन की एबिलिटी, कलाकारों से बात करने का तरीका ठीक नहीं था, ऐसा मेरा ऑब्जर्वेशन था। तो कलाकार को लगेगा कि ये क्या रिसर्च करेगा, तो दे टेंड टू इग्नोर। फिर ऐसी स्थिति में फिर वो उसकी टेंडेंसी बन जाती है कि चलो उनके नाम से हम चिपका देते हैं, तो इस तरह से भी वृत्ति हो जाती है। नेक्स्ट इज इट इज इजी टू डू, कोई मेहनत ही करनी नहीं, चलो प्लेजराइज करो। म्यूजिक फील्ड में तो ये हालत है कि सीरियसली उसका असेसमेंट नहीं होता है, एवरीबडी विल एग्री, आप मेरी देख लो मैं आपका देख लूंगा, ये टेंडेंसी कहीं ना कहीं है, तो इसलिए प्लेजराइज करते हैं। और आखिर में मैंने जैसे लिखा, लैक ऑफ नॉलेज अबाउट साइटिंग फैक्ट्स, हाउ टू साइट इट, फिगर्स, फिर आइडियाज को कैसे कोट करना है, साइट करना है, और कोटेशंस को भी कैसे मेंशन करना है, इसका नॉलेज नहीं होता है। और
मैं तो यूजीसी को इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि मैंने उस पीरियड में रिसर्च किया जब रिसर्च मेथोडोलॉजी का 1 महीने का कोर्स हमको तब लगता था कि इम्पोज कर दिया गया है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं, बट दैट वाज मोस्ट यूजफुल। और बहुत ही सीरियसली मेरी यूनिवर्सिटी में, महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में 1 महीने का कोर्स बहुत ही सीरियसली कंडक्ट किया गया था, उसका फायदा हमें अवश्य हुआ। पानी पी लेता हूँ, थैंक यू। तो रिसर्च करना इज नॉट अ जोक। आपकी पढ़ाई रिसर्च मेथड्स के लिए पूरी प्रॉपर फॉर्मल औपचारिक ट्रेनिंग ये बहुत ही आवश्यक है और वो करनी ही चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। Why plagiarism is bad? Obviously, it is a kind of scam. It is a theft. It's a corruption. It's an act of cheating. ये जो मुद्दे लिखे हैं, यदि चोरी को कोई जस्टिफाई कर ही नहीं सकता तो प्लेजियरिज्म इज अ बैड एक्ट, उसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। ये फिर से रिपीट हुआ है तो मैं उसको फॉरवर्ड करूंगा। अब मैं फिर से बोलता हूं प्लेजियरिज्म के अलग अलग प्रकारों में। तो इसमें मैंने लिखा है डायरेक्ट प्लेजियरिज्म, उसमें एक्सप्लेन भी किया है, कॉपिंग ऑफ होल पैराग्राफ्स और नो लॉन्गर पैसेज फ्रॉम अदर सोर्स इज डन विदाउट कोटेशन मार्क्स, इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं और फिर उसके नीचे साइट करते हैं, तब वो डायरेक्ट प्लेजियरिज्म है। एंड दिस टाइप ऑफ प्लेजियरिज्म कैन बी स्वयं व्यक्त करती है कि ये चोरी है। पूरे के खोल भी फटे वटे जो भी है जी आपका माइक अनम्यूट हो गया है, प्लीज। ठीक है, ओके सर। फिर से मैं तो डायरेक्ट प्लेजियरिज्म की बात करी, फिर पहला पैराफ्रेज प्लेजियरिज्म, फिर मोजाइक प्लेजियरिज्म, फिर insufficient acknowledgement is also an act of plagiarism. मैंने लिखा है उस प्रकार, in certain works the authors may have mentioned the original source of only part of what has been taken, or they may have not have cited the source suitably. In both the cases the authors were
तो उसका सोर्स आप जरूर लिखें। अगर आप उसके ओनर को, ओरिजिनल सिंगर को अप्रोच करके उसका परमिशन लेटर अगर नहीं ले सकते, उस स्थिति में नहीं है, तो आपको कम से कम उसका एक्नॉलेजमेंट तो होना ही चाहिए। अगर कॉपीराइट होल्डर है तो उसकी परमिशन आपको ले लेनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। वैसे ही अलग अलग साइट्स पे इमेजेस आती हैं, फोटोग्राफ्स आते हैं। उन फोटोग्राफ्स में कई कॉपीराइटेड होते हैं, उस पर लिखा होता है, कॉपीराइट का एक सिंबल होता है, वो लिखा होता है। तो उस वेबसाइट को एक्नॉलेज करिए, तब भी आप टू एन एक्सटेंट सेफ हो जाएंगे। तो उससे भी प्लेजियरिज्म से आपको मुक्ति मिल सकती है। जब भी आपके साथ कोई ऑथर्स और स्टूडेंट्स अगर हो इन्वॉल्व, तो उनको भी एक्नॉलेज करने का मत भूलिए। यह एक मेरी ऑब्जर्वेशन है। और आजकल एक हुआ है ना कि को ऑथर को भी और पीएटी गाइड को भी पॉइंट्स मिलते हैं। तो हर एक रिसर्च पेपर आएगा तो उसमें 3-3 लोग ऑथर्स होते हैं। वो एक्चुअली उन्होंने कंट्रीब्यूट किया होता है या नहीं पता नहीं, पर हर एक को एपीआई स्कोर में अच्छे पॉइंट्स मिलते हैं। तो उस स्थिति में कहीं ना कहीं उनका एक्नॉलेजमेंट अगर आ जाए तो भी उस रिसर्च पेपर की ऑथेंटिसिटी में बढ़ोतरी होती है। अब कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ प्लेजियरिज्म, यूजीसी ने कुछ गाइडलाइंस तय की है और उस आधार पर हमारे कॉन्टेक्स्ट में, भारतीय परिदृश्य में क्या क्या सजा हो सकती है, उसके अलग अलग उन्होंने लेवल्स तय किए, स्तर तय किए हैं। इसमें मैंने कॉन्सिक्वेंसेस में एक जनरल कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम जो है कि स्टूडेंट्स का रेपुटेशन खराब होता है, प्रोफेशनल रेपुटेशन खराब होता है, एकेडमिक और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस का भी रेपुटेशन खराब होता है। एक दो किस्से ऐसे हुए थे। एक बड़ौदा की ही एक मेडिकल कॉलेज है, उसके बहुत ही प्रतिष्ठित सीनियर प्रोफेसर मेडिकल साइंस के, उनके काफ़ी कोर्ट्स को और वर्क को किसी ने टोटल प्लेजराइज किया था, किसी अलग स्टेट में। उस स्टेट का नाम मैं नहीं बताना चाहता हूँ क्योंकि उससे कुछ क्या बोलते हैं, मानहानि नहीं हो किसी की, ये मेरा आशय। तो वो इतना ज़्यादा वो फाइट चली, आखिर में वो पूरा रिसर्च कैंसिल हुआ और जिस भी व्यक्ति ने वो काम किया था, उनके यूं समझ लीजिए लाइफ के बहुत ही इंपॉर्टेंट 5 साल व्यर्थ गए। तो ये कॉन्सिक्वेंसेस का हिस्सा हो सकते हैं। तो जो अलग अलग साहित्यिक चोरी के मामले में दंड के प्रावधान किए गए हैं, तो उसमें ऐसा है कि 10% तक अगर समानताएं होती हैं तो उसका कोई दंड नहीं है, उसमें कोई पनिशमेंट नहीं, इम्पीचमेंट या पिनलाइजेशन नहीं। फर्स्ट लेवल जो है उसमें 10% से 40% तक अगर समानता आती है तो मैन्यूस्क्रिप्ट को वापस भेजा जाना, ये सजा का प्रावधान है। 40 से 60% अगर हो तो इंक्रीमेंट भी स्टॉप हो जाता है। पांडुलिपि तो यानी मैन्यूस्क्रिप्ट तो वापस उनको की जाती है और उसका जो इवैल्यूएशन करता है उनको भी सजा होती है। और 60% से ज़्यादा अगर कोई समानता पाई जाती है तो यहाँ पे 3 प्रावधान है। पांडुलिपि वापस देना, फिर इंक्रीमेंट में भी उसका परिणाम भुगतना पड़ता है, और 3 वर्ष तक एक्सपर्ट के तौर पे उनकी अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती है। और अगर ये रिपीटेशन बार बार होता है तो उनको टर्मिनेट भी किया जा सकता है। तो इतने अलग अलग प्रावधान, इतनी सारी सजाएं, उनका प्रावधान यूजीसी ने किया हुआ है। तो ये कोई बहुत आदर्श स्थिति नहीं है। प्लेजियरिज्म से हमें मुक्ति पानी चाहिए और उसके स्पेसिफिक
जब आप रिसर्च करते हैं तो किस किस में प्लेजियरिज्म है, उसका गाइडेंस आपके पीएचडी गाइड से ज़्यादा कोई नहीं कर सकता ऐसा, क्योंकि वो उस रेफरेंस को, उस पर्सपेक्टिव को अधिक तरह से जानते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स फिर से लिखे, उसमें से कुछ रिपीट हो सकते हैं। उसमें टू अंडरस्टैंड व्हाट इज प्लेजियरिज्म, to be familiar in the area that you are talking about, to restate the subject to yourself a couple of times, उसका मंथन होना बहुत आवश्यक है। रेफरेंस ऑफ कोर्स एंड सोर्सेज, अगर आपको डाउट लगता है तो गाइड को कंसल्ट करके योग्य व्यक्ति को क्रेडिट देना, कॉपीराइट का अंडरस्टैंडिंग, किसको साइट नहीं करना ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से अनेक अनेक उपाय हो सकते हैं कि जिससे प्लेजियरिज्म से आप मुक्ति पा सकते हैं। यहाँ पे एक मैंने कोट किया है कि कुछ एग्जाम्पल्स है टू अवॉइड प्लेजियरिज्म, ठीक है। तो उसमें सोर्स उसने यूज किया है, तो स्टूडेंट उसमें उसका एक क्या बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट लिखता है, और नीचे आप देखिए इन्वर्टेड कॉमा में उसने लिखा हुआ है, द विंड इरोजन प्रॉब्लम्स ऑफ द सदर्न ग्रेट प्लेन्स डिड नॉट अकर बिकॉज फार्मर्स ग्रू टू मच wheat, but because the drought prevented them from growing hardly any wheat at all from 1932 to 1940। ये उसका एब्स्ट्रैक्ट है, जिस्ट है, ऊपर जो सोर्स यूज किया है उसका। तो उसने पैराफ्रेजिंग बहुत बढ़िया किया है, सोर्स को यूज किया है, इन्वर्टेड कॉमा में भी लिखा है, प्रॉपर साइटेशन किया है, और एपीए के रेफरेंस के अनुसार उसने पूरा क्रेडिट दिया है। सो दैट वे दिस इज नॉट a plagiarism because the quoted material is enclosed in quotation marks, and because the source is cited correctly and completely, this is not an incident of plagiarism। तो ये एक उदाहरण, ऐसे अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं, परंतु मैंने एक उदाहरण के तौर पर ये बताया। अभी एक जगह पे वो इन्वर्टेड कॉमा यानी कोटेशन के मार्क्स नहीं थे और फिर भी साइट किया था, सो दैट इज पार्शियल प्लेजियरिज्म। तो ये अवॉइड करना चाहिए, ऐसा मेरा मत है। ये सबके सोर्स मैंने, अच्छा सॉरी इसमें कुछ जब आप कोट करते हैं तो persons quote in your notes should be, select those direct quotes that make the most impact in your paper, और ऐसे उसको कलेक्ट करके रखिए। उस व्यक्ति का नाम क्रेडिट देते समय to be mentioned in the beginning of quote or in the middle somewhere or at the end। मेरे हिसाब से at the end रखना ज्यादा सार्थक रहेगा। Put quotation marks around the text, that is very important, or indicate added phrases in brackets, और जो omitted है उसको eclipse के साथ आप mention कर सकते हैं। So this will help you in getting rid of plagiarism। और उसमें पेज नंबर्स रेफरेंस में एग्जैक्ट आप लिखिए। So these are some, you know, some tips when you quote directly. Now indirectly, sorry, keep the person's name near the text in your notes। आप जब करते रहते हैं तब इकट्ठा करिए और उसको फिर पेपर में लिखिए। Rewrite the key ideas using different words and sentence structure than the original text। तो पैराफ्रेजिंग की मैं बात कर रहा हूँ, वो वही है। मेंशन द पर्सन्स नेम आइदर एट द बिगिनिंग, वो फिर से वही रिपीट हुआ, एंड मेक श्योर कि आपने जो लिखा है वो ओरिजिनल से थोड़ा हटके है पर उसका स्पिरिट डैमेज नहीं हो रहा है।
ठीक है। पैराफ्रेजिंग के समय क्या क्या करना है कि फर्स्ट राइट योर पैराफ्रेज एंड समरी विदाउट लुकिंग एट द ओरिजिनल टेक्स्ट। तो इसमें आपका विचार प्रगल्भ होना जरूरी है, आपकी पढ़ाई ठीक होनी चाहिए। तो जो भी आपने, आपकी भाषा अच्छी होनी चाहिए, उस पर प्रभुत्व होना चाहिए। तो जो भी कोई पैराग्राफ है, जो मान लो 2 पैराग्राफ का एक पूरा संच है, तो उसको आप कैसे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते, कैसे समराइज कर सकते, वो आपकी स्मृति के आधार पर आप करना चाहिए, और फिर ओरिजिनल कंटेंट एक्यूरेसी के साथ लिखना चाहिए। फिर अपीयरेंस ऑन द फिनिश्ड प्रोडक्ट, begin your summary with a statement and give the credit to whosoever, or put any unique words or phrases that you cannot change or do not want to change in quotation mark। क्योंकि कुछ ऐसे शब्द होते हैं कि उसका ओरिजिनल जो कोट से हम लेते हैं उसका इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस रिसर्च में जो इंक्लूड करते हैं उसमें भी होता है, तो उसको आप ओमिट नहीं करिए। ये उसका हेतु है, कहने का तात्पर्य। सॉरी। फिर नोट आप करते रहिए। जब आप राइटिंग प्रोसेस करते रहते हैं तब मार्क एवरीथिंग दैट इज समवन एल्सेस वर्ड्स विद अ बिग क्यू, यानी कोट लिखिए उसको बाजू पे, साथ साथ कोटेशन मार्क्स भी कर दीजिए तो वो याद रहेगा। फिर इंडिकेट इन योर नोट्स विच आइडियाज आर टेकन फ्रॉम द सोर्स, कहाँ से सोर्स से लिया है उसका उल्लेख करिए। एंड विच आर आउट ऑफ योर ओन इनसाइट्स, तो मी लिख दीजिए, ये आपके रेफरेंस के लिए, ठीक है। फिर रिकॉर्ड ऑल द रिलेवेंट डॉक्यूमेंटेशन इंफॉर्मेशन इन योर नोट्स एंड ensure that you note exact page number in the reference। तो ऐसे करते करते आप प्लेजरिज्म से मुक्ति पाने के लिए उस रास्ते पर चल पड़ेंगे, ठीक है। ये कुछ मुद्दे हैं, मैंने पहले रिफर में कर चुका हूं तो उसको मैं रिपीट नहीं करूंगा। कुछ मैंने जो साइट्स पे गया उसमें से कुछ मैंने यहाँ पे शेयर की हैं। काफ़ी साइट्स है, उससे इवन इंडियंस काफ़ी स्कॉलर्स ने प्लेजियरिज्म के ऊपर बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन दी है। मैं बिल्कुल ऑनेस्टली बताता हूँ, प्लेजियरिज्म क्या है उसकी पूरी कल्पना थी, परंतु आज के वक्तव्य के लिए उसको ऑर्गेनाइज करके प्रस्तुत करना एक मेरे लिए प्रेशर था। तो मैं शायद इतने व्यवस्थित रूप से मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। परंतु एक कल्पना मेरी स्पष्ट हुई है कि किस किस लेवल पे प्लेजियरिज्म हो सकता है, किस किस तरीके से उससे आप मुक्ति पा सकते हैं, उससे हेल्प लेने के लिए क्या क्या बोलते हैं चेकर्स हैं, और क्या क्या बेस्ट सॉफ्टवेयर्स है जिसके जरिए आप अपना रिसर्च पेपर विथ लीस्ट एरर्स, विथ लीस्ट प्लेजियरिज्म लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने प्लेजियरिज्म चेकिंग के टूल्स बताए हैं, जो इंटरनेट पे कुछ पेड वर्जन्स हैं, कुछ फ्री है। और कई बार ऐसे होता है कि आपने कुछ लिखा है, उन शब्दों में, वाक्यों में, ये एक एक्चुअली क्या बोलते हैं मैनिपुलेशन वाली मैं बात कर रहा हूँ कि कई बार प्लेजियरिज्म टूल्स इतने सोफिस्टिकेटेड नहीं हो सकते कि बिल्कुल प्रिसीशन के साथ आपका इवैल्यूएशन करें। आपको अगर ऐसे लगता है कि इसमें ये प्लेजियरिज्म परसेंटेज ज़्यादा है, तो उसका पैराफ्रेजिंग 2-3 बार आप अगर करेंगे तो उसका परसेंटेज 0.5% तो मैं नहीं कहूँगा, 1%, 2% इस तरह से कम होता जाएगा। और कई बार ऐसे हो जाएगा कि अचानक वो 6-7% बढ़ गया। तो उसका थोड़ा अभ्यास आपको इंटरनेट पे जाकर करना पड़ेगा, क्योंकि ये स्वानुभूति का विषय है और इस पेपर प्रेजेंटेशन में मैं उसके बारे में बता नहीं सकता हूँ। तो उसके लिए आपकी भाषा समृद्ध होना आवश्यक है कि कैसे उसको रीऑर्गेनाइज करें और परसेंटेज से उसको डाउन करें, प्लेजियरिज्म परसेंटेज, ठीक है। ये अलग अलग सॉफ्टवेयर्स हैं जो बिल्कुल ऑथेंटिक है। इसमें स्क्रीबर,
एक्सक्यूज मी सर, आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हुई है तो हम देख नहीं पा रहे हैं। ओके ओके सॉरी, एक मिनट, पता नहीं क्या हुआ। ओके, ये कब से नहीं हो पा रही थी? सर काफी देर से नहीं स्क्रीन। ओ माय गॉड, आई एम सॉरी। ठीक है, मैं अब दिखती है स्क्रीन पूरी? जी सर। यस। मैंने उसमें जब रिसर्च करते समय आप नोट्स लिखते हैं ना, तब मैंने ये कहा था कि दूसरों के जब शब्द, दूसरों का जो कोटेशन आप मेंशन करना चाहते हैं तो उसको कैटेगराइज करके अलग से एक लिस्ट बनाइए कि ये सब कोटेड है, और उसके सामने क्यों लिख के आप मेंशन कर सकते हैं। ये मेरा कहना था। अब आपको समझ में आ रहा है ये मैंने जो लिखा है वो स्क्रीन पे जी सर। दिख रहा है? क्योंकि क्या होता है, रिसर्च करते तो इतना लिटरेचर आपको मिलता है, तो छन्नी से आपको उसको साफ करते करते, एब्स्ट्रैक्ट उसका लेते लेते जो बेस्ट इंक्लूड करना है वो रह जाता है। अब वो जब आप ऐड करने जाते हैं तब भी आप काफी कंफ्यूज होते हैं। तो इसके लिए पहले से आप इंफॉर्मेशन जितनी गैदर करेंगे उसको बढ़िया से कैटेगराइज करके आप रखेंगे दिमाग करके, तो बहुत आपको हेल्पफुल हो सकता है। उसके लिए मैंने ये बनाया था, जितनी किसी का और का काम है तो वो उसको कोट को क्यों लिख के उसको कैटेगराइज करे, और उसके साथ साथ कोटेशन मार्क्स भी उसमें रखें, मार्किंग करें कि ये कोटेशन है, तो कोटेशन का एक लिस्ट बन जाएगा। फिर किसी अलग सोर्सेस से आपने नोट्स या आइडियाज लिए हो तो उन सोर्सेस के बारे में आप लिखिए। कोई जर्नल हो, बुक हो, या इंटरनेट का सोर्स हो, वो कौन सी डेट पे था अवेलेबल, वो भी कौन से टाइम पे, वो भी किसी के साथ फोन पे बात की हो तो उसको भी ऑडियो विजुअल फॉर्म जो भी है उसको भी वैसे कैटेगराइज करिए। और अगर आपकी इनसाइट से कुछ आपने लिखा है तो उसमें मी, ये शब्द आप अपने आप से लिख सकते हैं, मैं स्वयं ऐसे भी लिख सकते हैं, मी लिखना कोई जरूरी नहीं है। कहने का तात्पर्य इतना सारा लिटरेचर इकट्ठा हो जाता है कि जब आप फाइनल उसका ड्राफ्ट बनाने लगते हैं तो आप बड़े परेशान हो जाते हैं। तो ये ना हो उसके लिए ये सब व्याप आपको करने पड़ेंगे। ये मेरी एक सिफारिश है आपको। Record all the relevant documentation information in your notes and ensure note exact page numbers in the reference। ठीक है। और कुछ practices में avoid copying when you take notes, use your own words when taking notes, make sure that you write down the full reference of sources including the numbers of page, keep track of citations, full references, page numbers, quotations। उसको लिखने की भी एक प्रैक्टिस, उसका भी रियाज आपको करना पड़ेगा, क्योंकि उसका सीक्वेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसको आइटैलिक्स में लिखना है, मान लो कोई पब्लिशर है तो पब्लिशर का नाम एपीए सिस्टम के हिसाब से कैसे उसका सीक्वेंस होना चाहिए, उसका भी रियाज आपको होना चाहिए। अगर वो भी नहीं ठीक से आता है तो उसको एक्नॉलेज नहीं किया जाता है, उसके लिए आपको एडवाइस लेनी है लोगों की। ये कुछ मैंने लिंक्स की बात करी थी, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, पर ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंटरनेट पे आपको बहुत ही लिटरेचर है, और ये कुछ मुझे ऑथेंटिक लगी तो उसको मैंने इंक्लूड किया गया है, मैंने किया है। तो आई शुड ऑल्सो एक्नॉलेज देम टू अवॉइड प्लेजियरिज्म इन माय प्रेजेंटेशन, इसलिए आई हैव इंक्लूडेड दिस। ठीक है। और बाद में ये कुछ चेकिंग के ऑनलाइन टूल्स है, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और कुछ पेड है और कुछ फ्री है। हमारी यूनिवर्सिटी में इंट्रिकेट नाम का एक सॉफ्टवेयर है, पहले उर्कुन था, एक ग्रामरली नाम का भी सॉफ्टवेयर है। तो ऐसे कई सॉफ्टवेयर है, उसका पेमेंट होता है, यूनिवर्सिटी खुद करती है, और आपको फ्रीडम होता है आपके गाइड के थ्रू उसको चेक करवाने का, तो आपको वो करना चाहिए। प्लेजियरिज्म ये एक संताप है ना ऑनेस्ट लोगों के लिए,
डिसऑनेस्ट लोगों ने पैदा किया हुआ ये संताप है। तो उसके लिए कुछ नियम कानून होने ही चाहिए, और ये कुछ वर्षों से यूजीसी भी उसमें एक्टिव हुई है। 2008 में उसके जो नोटिफिकेशन आया था, गैजेट में पब्लिश हुआ है, वो आप रिफर करिए, उससे काफ़ी अच्छी इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है। और ये सॉफ्टवेयर्स है, प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर्स है। उसमें आखिर में जो लिखा है मैंने, वो दिख रहा है कि नहीं पता नहीं आपको, क्योंकि मेरे उसमें कुछ और दिख रहा है उसके। तो इंट्रीकेट, INTRICAT, महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ने उसको ऑथराइज किया है, और उसका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। कुरकुंड इज ऑल्सो परफॉर्मिंग वेरी वेल, वेरी ऑथेंटिक। तो ऐसे सॉफ्टवेयर्स के जरिए नॉर्मली क्या होता है, यूनिवर्सिटी PhD गाइड्स को उसका एक्सेस देते हैं, और PhD गाइड अपने स्कॉलर्स द्वारा दिया गया जो लिटरेचर है उससे वो इवेल्युएट कर सकता है। ठीक है, आई थिंक इतना मैंने अपने हिसाब से देने का प्रयास किया है, मेरी क्षमता के अनुसार। उसमें काफ़ी कमी रह गई। आवाज़ आ रही था। तो मैंने जो भी आप अपना प्रयास किया है, आशा करता हूँ इससे कुछ इंसाइट मिला होगा आपको। काफ़ी यहाँ जानकार लोग हैं, स्नेहाशी जी भी है, मैडम स्वयं है। क्या है कि म्यूजिक फील्ड और परफॉर्मिंग आर्ट्स, फाइन आर्ट्स फील्ड के लोग कलाकार हैं, और एक वृत्ति फोकस उनका परफॉर्मेंस की तरफ ज़्यादा रहता है, रिसर्च ओरिएंटेशन कम रहता है रिलेटिवली। तो ये संभावना उनमें बहुत ज़्यादा हो जाती है कि रिसर्च में थोड़ी कमी कहीं ना कहीं रहने की संभावना रहती है। प्लेजियरिज्म उसका एक महत्वपूर्ण पहलू है, उससे सबको अवगत होना बहुत आवश्यक है। मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार जितना हो सके आप लोगों के साथ शेयर करने का प्रयास किया। मैंने एक्चुअली काफ़ी उदाहरण, कोटेशंस, अगर ऐसी स्थिति हो तो क्या किया जा सकता है, वैसे मैं किया था, परंतु समहाउ आई डोंट नो, यानी वो ओपन नहीं हो रहा है, उसकी फाइल कुछ, उसका फॉर्मेट कुछ, मैं जिस कंप्यूटर से आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ उसमें वो मैच नहीं हो रहा है। तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। पता नहीं मैं कितना न्याय दे पाया हूँ, जो भी गलती हुई होगी उसके लिए मैं दिल से क्षमा मांगना चाहता हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रोफेसर राजेश केलकर जी। आपने प्लेजियरिज्म के ऊपर बहुत ही बारीकी से सारे बातों को बताया है। कहाँ से आप शोध आरंभ करें, कहाँ से आप सिनॉप्सिस शुरू करें, और रिसर्च पेपर वो भी आप कैसे लिखें, कैसे आप रेफरेंस लिखें, किस प्रकार आप पुस्तकों का अध्ययन करें और उस मटेरियल को आप कैसे लिखें। आपने बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स में उन चीजों को रखा है। आप जितना डर कर बात कर रहे थे वैसी बात थी नहीं। मुझे पता था कि आपके पास अपार भंडार है, समय हमारे पास कम है। आपका बहुत बहुत आभार। आपने बहुत ही टेक्निकल वर्ड्स के माध्यम से उन चीजों को सामने रख दिया है हमारे शोध छात्रों के लिए, शोध अध्येताओं के लिए, और वैसे रिसर्चर्स के लिए जो शिक्षक भी हैं और रिसर्च की ओर लगे रहते हैं। तो ये उनके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। साथ ही मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम सबों को कॉन्शियस रहने की आवश्यकता है। हमारी चीज अगर कोई ले तो ईमानदारी से ले। अगर हम सभी कहीं से कोई कोटेशन या कुछ उठाते हैं तो बड़ी ईमानदारी से उन चीजों को लिखने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन वही ये जो नौबत आज आई है वो इसलिए कि दूसरे की चीज हम लेते हैं और ईमानदारी नहीं बरतते। तो और खास करके अब के जो शोध छात्र हैं उन्हें बहुत ही सजग रहने की आवश्यकता है। वे सजग रहेंगे, उनका शोध कार्य बहुत ही अच्छा रहेगा, और हम सभी शिक्षक
उन सबों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं जो शोध छात्र इस ओर अग्रसर है। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ जुड़े सभी जो हमारे महानुभाव जुड़े हैं उन सबों के प्रति बहुत बहुत अपने विभाग और संकाय की ओर से आभार। साथ ही मैं बताना चाहती हूँ कि कल 11:30 बजे से जो विषय है फॉर्मुलेशन ऑफ पीएचडी सिनॉप्सिस, अब कैसे फॉर्मुलेट करते हैं उस सिनॉप्सिस को, इसके ऊपर हमारे बीच जो आएंगे प्रोफेसर गोपी रमन प्रसाद सिंह जी, जो हमारे डीन है सोशल साइंस और हेड सोशियोलॉजी यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में है, एलन मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा के। उनकी बहुत सारी पुस्तकें भी हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी पे, तो आप उनके ज्ञान से रूबरू होंगे और अपने सिनॉप्सिस में उन जगहों को ढूंढेंगे जहां से आप नई चीजों को जोड़ सकते हैं। तो आप सबों का बहुत बहुत आभार। आप समय समय से जुड़ेंगे और मेरी भी ये हमेशा मैं प्रयास करती हूँ कि आप सबों को समय से लिंक मिल जाए, गूगल मीट से ना हो तो यूट्यूब से आप जुड़ जाए। और उसके बाद जो यूट्यूब से अभी हमारे पास मटेरियल आया है हम उसे भी शेयर करेंगे। आप सबों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। प्रणाम। नमस्ते मैम। नमस्ते। प्रणाम सर। प्रणाम मैम। प्रणाम नमस्ते मैम। सर। मैम। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। प्रणाम सर, सर नमस्ते। प्रणाम मैम। प्रणाम सर, नमस्ते सर। प्रणाम सर। Thank you so प्रणाम much to सर। all of you. Thank you so much to all of you. प्रणाम मैम। प्रणाम सर।